तो समझिए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की। इस साल का मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन जो दाग दिया वो शायद कभी नहीं मिट पाएगा। माननीय मर्यादाहीन हो गए, उच्च सदन में धक्का मुक्की हुई और अब आगे की लड़ाई संसद से निकलकर सड़क पर पहुंच गई है। मारपीट वाली सियासत देखिए, फिर खबर तो समझिए। लोकतंत्र को किसने पहुंचाया धक्का? जनता की अपेक्षाओं को किसने मारा ठोकर? सदन में कोहराम, अब सड़क पर संग्राम। लोकतंत्र नहीं, शोरतंत्र। शर्मनाक है ये। राज्यसभा की इन तस्वीरों को देखिए। ये वो काली तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रही हैं, जनता की अपेक्षाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को नाली में बहा रही हैं। ये हमारे माननीय हैं। देखिए संसद में ये क्या करते हैं। पहली तस्वीर मंगलवार की है, जबकि दूसरी तस्वीर बुधवार की। मंगलवार को पूरा विपक्ष हंगामा करते हुए महासचिव की मेज पर चढ़ गया, उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, राज्यसभा में मेज पर चढ़कर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की ओर रूल बुक भी फेंकी। तो वहीं बुधवार को हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन में शांति कायम करने के लिए मार्शल बुलाया गया, तो माननीय मार्शल से ही उलझ गए। राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मार्शल बुलाने पड़ गए थे। इसी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के साथ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला और आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में लोकतंत्र की हत्या की। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है। हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी? तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है? हमारा आवाज अब तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है। विपक्ष के इस वार पर पलटवार करने के लिए केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के तमाम आरोपों पर जमकर हमला किया और देश से माफी मांगने का मशवरा दिया। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया। बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने काम डिवीजन करवाइए, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। वक्त के साथ मुद्दे बदलते रहेंगे, पक्ष और विपक्ष का ये वार पलटवार चलता रहेगा। सियासत यूं ही चलती रहेगी। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन संसद तब तक रहेगा जब तक जनतंत्र की जड़ें मजबूत रहेंगी। संसद की ये तस्वीरें यकीनन हैरान करने वाली हैं। अगर यही हालात रहे तो फिर लोकतंत्र के इस मंदिर से जनता का भरोसा उठ जाएगा और माननीय का मान भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस पूरी खबर को समझते हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी सामूहिक होती है।
सत्र जनहित के लिए, मुद्दों के लिए होता है, लेकिन सियासी दलों ने इसे रंगमंच बना दिया है। सदन की 1 मिनट की कार्यवाही का लगभग खर्च 2.5 लाख रुपए है। मतलब 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आता है। 8 घंटे के हिसाब से रोजाना 12 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। इस तरह सांसदों के शोर में मॉनसून सत्र में तकरीबन 200 करोड़ स्वाहा हो गए। हंगामे के कारण 96 घंटे में से करीब 74 घंटे कामकाज नहीं हो सका। हंगामे के कारण महज 22% ही कामकाज हुआ। मतलब 78% समय बर्बाद हो गया। विपक्ष के हंगामे से मॉनसून सत्र पूरी तरह से धुल गया। पेगासस और कृषि कानून को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। अब की बार अपने नुमाइंदों को चुनने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो करोड़ों बर्बाद हुआ है वो जनता के ही पैसे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो मॉनसून सत्र चला उसमें काम कितना कम हुआ और हंगामे कितने ज्यादा हुए। बात करते हैं अब जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना को मुद्दे को हवा देने के लिए लालू यादव एक्टिव हो चुके हैं। कल लालू यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें जनगणना के बहिष्कार की बात कही गई थी। लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में उबाल है, क्योंकि इस मुद्दे पर लालू नीतीश की राय तो एक है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। पहले पूरी खबर, फिर खबर को समझेंगे। पिछले कुछ दिनों से लालू एक्टिव मोड में है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब लालू के एक ट्वीट से सियासत गर्म हो चुकी है। लालू ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को सियासी हवा देने का मूड बना चुके हैं। लालू ने ट्वीट में लिखा है कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे? लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चली है। लालू के ट्वीट को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने घटिया मानसिकता करार दिया, तो जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा जेडीयू प्रधानमंत्री से उम्मीदें लगा रहा है। 15 वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। आरजेडी का शुरू से स्टैंड जो है सियासत करना होता है। हम लोग के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का सोच है कि जातीय जनगणना यदि होता है तो समाज की जितनी भी जातीय, समाज में जितनी भी जातियां हैं उसका एक्चुअल हम लोग को जानकारी होगा और उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार को सुविधा होगी। उनके उत्थान कैसे होगा? सिर्फ ये व्यक्ति जो है वो नहीं, इन सब के पीछे दल है। जैसे अगर मैं हूँ तो राष्ट्रीय जनता दल और बिहार झारखंड की एक बहुत बड़ी ताकत है। कल जिस प्रकार से बिल पास हुआ ना इंश्योरेंस वाला, मैं बता रहा हूं कि कल संसद की आत्मा को इन्होंने मार दिया। मार्शल बुला लिए, अर्धसैन्य अवस्था में आप बिल पास कर रहे हैं। ये इतिहास गवाह रहेगा कि इस सरकार ने इस इमारत की जो आत्मा थी ना उसका कत्ल कर दिया। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश कुमार की राय एक है, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राय बिल्कुल एक है। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को पत्र भी लिख दिया है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से इस मामले को लेकर मुलाकात की थी। अमित शाह से भी जेडीयू सांसदों ने मुलाकात की थी। विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था और जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया जा चुका है। केंद्र सरकार को भेजा भी जा चुका है, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। एक सवाल ये भी है कि आरजेडी के 15 सालों में आरजेडी ने ये मुद्दा आखिर क्यों नहीं उठाया। तो ऐसे में अब जातिगत जनगणना जो एक मुद्दा था वो बिहार की सियासत में तो खुलेआम आ चुका है और अब हर एक पार्टी की तरफ से अपनी अपनी राय भी रखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे।
बिहार के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी से लेकर तमाम इलाके पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से खेतों में लगी फसल तबाह हो चुकी है। गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी के कई घाटों पर बने सुरक्षा दीवारों को पार कर बाढ़ का पानी अब शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा दीवारों पर लगातार मॉनिटरिंग रखने के साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। ये जरा देखिए कि यहाँ पे तस्वीर निकल करके कैसे बाहरी इलाकों में ऐसे गंगा जो है वो प्रवेश कर रही है। ये जरा देखिए कि यहाँ मुख्य सड़क है जो NIT पटना है, उसका एक बिल्डिंग है और ये मुख्य सड़क जो जाती है वहाँ पे सड़क भर घुटने भर पानी जो है वो सड़क पर पहुँच चुका है। तो धीरे धीरे गंगा जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है और निचले इलाकों से निकलते हुए अब शहरी इलाकों में यहाँ पे प्रवेश करी है। जिला प्रशासन जो है लगातार सतर्कता बरते हुए है और इसी को देखते हुए जितने भी सुरक्षा दीवार है उसे मजबूत करने की बात कही है। बाढ़ के चलते पटना के जबलपुर दियारा इलाके के लोगों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। नावों पर सवार होकर लोग दियारा से पटना लॉ घाट पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से फतुहा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जाने की गुहार लगाई है। तो ये तो खतरे का निशान से बाहर है और पानी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और हम लोग भी दहशत में हैं। भोजपुर जिले की बात करें तो यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। आरा सहित कई प्रखंडों में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। शाहपुर और बढ़ारा प्रखंड के 30 से ज्यादा लिंक पथ पर पानी चढ़ चुका है। बड़ी नाव की तकलीफ है, सब बाढ़ के पानी से सब लोग परेशान है। 3 नाव मिला है ना, शायद नहीं नाव नहीं मिला है। हाजीपुर सदर अनुमंडल के हरबंशपुर गांव की करीब 4000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जबकि सदर अनुमंडल के कुन्हारा घाट पर शवों का दाह संस्कार करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। लोग जैसे तैसे पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। जबकि खगड़िया के गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत में बाढ़ प्रभावित लोगों का बुरा हाल है। जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को प्लास्टिक बांटा गया है, जिसके सहारे झोपड़ी बनाकर लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। बात कटिहार की करें तो यहाँ मनिहारी गंगा जल मार्ग भी बाढ़ के चलते प्रभावित हो चुका है। मनिहारी गंगा घाट पर स्थित पुलिस चौकी भी ड्यूटी कर रहे जवानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परेशानी के बावजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के घोषपुर में NH 80 पर पानी का बहाव तेज हो चुका है, जिससे आसपास की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। भागलपुर शहर का सड़क संपर्क कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड से टूट चुका है। इसे लेकर प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। तो वहीं मुंगेर जिले में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। मोहाली पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पानी से घिरे होने के चलते कई परिवार मकान की छतों पर खुले में रहने को मजबूर हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से यहाँ काफी ऊपर बह रहा है, जिससे लोग बेहद भयभीत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर को समझते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बिहार के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी लगाया गया है, जबकि नेपाल से सटे बिहार के तराई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है, बारिश होगी तो नदियों में और उफान आएगा। बारिश होगी तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। गंगा से सटे 12 जिले ऐसे हैं जिन पर खतरा ज्यादा है। 2016 की बाढ़ में गंगा से सटे इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। 2016 में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई थी। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया गया है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो हम आपको बताते हैं।
18003456 ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप लोग कॉल करके बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी एक्शन में भी आते हैं। संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्थानीय अधिकारी संपर्क कर उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। मैसेज से लेकर एक्शन तक की मॉनिटरिंग विभाग के मंत्री संजय झा खुद कर रहे हैं। कल सीएम नीतीश ने भी कई घाटों का जायजा लिया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस बार बिहार में बाढ़ के हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसको लेकर किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा गंभीर हैं। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे 4 दिनों बाद बिहार में छोटे बच्चों के सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकारी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का झुकाव बढ़ा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। बड़ी संख्या में अभिभावक बच्चों का नामांकन कराने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। पटना के अदालतगंज स्थित कन्या मध्य विद्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पिछले कई साल की तुलना में कोरोना की वजह से निजी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या घटती जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों का एक बार फिर से क्रेज बढ़ने लगा है और सरकारी स्कूलों में अब तक 30% से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं, बाकी एडमिशन जारी है। पटना के कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में यहां पर रोज दाखिला हो रहा है और वैसे बच्चे जो कल तक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। वजह है कि मोटे फीस स्कूलों के द्वारा मांगे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से पेरेंट्स संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में अब सरकारी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। जरा यहाँ की एचएम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि अचानक सरकारी स्कूल का क्रेज क्यों बढ़ने लगा? पहली बात, सरकारी स्कूल में सुविधाएं तो बच्चों को मिल रही है सरकार की तरफ से, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और दूसरी बात, निजी स्कूल के बच्चे भी हमारे यहाँ बहुत संख्या में आए हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाले मध्यम वर्गीय जो बच्चे थे, उनके माता पिता फीस जमा साल 2 साल से फीस जमा नहीं कर पाए, तो उनकी मजबूरी थी, वो नाम कटवाए हैं और सरकारी में उनको पता है कि वहाँ भी अच्छी सुविधाएं मिलती है, पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए वो लोग आते हैं यहाँ। अभी मेरे यहाँ भी 21-22 के सेशन के लिए 250 से, और अभी जो आए हुए हैं वो एक्स्ट्रा में हैं। कितने बच्चे हो गए आपके? 575। बड़ी संख्या में आप बच्चे देख रहे हैं। इसी तरह से सभी सरकारी स्कूलों में क्रेज बढ़ा है। राजधानी पटना के अगर बाकी जो मिडिल स्कूल हैं, प्रारंभिक स्कूल हैं, वहां पर इसी तरह से बच्चों का दाखिला शुरू है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में बच्चों की संख्या बढ़ी है। 2019 की तुलना में भी दोगुनी संख्या होने वाली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अगर माने तो उन्होंने भी साफ कहा है कि 30% बच्चों में इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का एक बार फिर से क्रेज बढ़ने लगा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल कोरोना काल में लंबे वक्त से स्कूल बंद हैं। छोटे बच्चों के स्कूल तो 1.5 साल से बंद हैं। प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, बदले में प्राइवेट स्कूल मोटी रकम भी वसूलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। कोरोना काल में लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है, लोगों की कमाई काफी कम हुई है, लिहाजा लोगों का जो झुकाव है वो सरकारी स्कूलों की तरफ हो गया है। कुछ सरकारी स्कूलों में प्राइवेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 16 अगस्त से बिहार में छोटे बच्चों के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जब कोरोना काल खत्म होने के कहीं ना कहीं कगार पर है और जब स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में अब जाकर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कोरोना से लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन अहम भूमिका निभा रहा है। टीकाकरण को बढ़ावा देने और केरल को कोरोना मुक्त करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने राज्य को 2.5 लाख डोज कोरोना वैक्सीन मुहैया कराया है। दरअसल रिलायंस के एक प्रतिनिधि मंडल की ओर से गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को वैक्सीन सौंपी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजयन ने रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताया और वैक्सीन से केरल में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूती मिलने की भी बात कही है। वहीं फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त दी गई 2.5 लाख वैक्सीन को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन हमेशा केरल के लोगों के साथ खड़ा है और साथ मिलकर हम इस मुश्किल से भी उबर पाएंगे।
आपको बता दें कि 2018 में आई बाढ़ के वक्त भी रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ दान दिए थे। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों में भी 50 करोड़ के कपड़े और खाने पीने की चीजें बांटी गई थी। Are given by Reliance Foundation to state of Kerala, and here we are receiving it 2.5 lakhs vaccine. Obviously, these vaccines will help us in speeding it our vaccination campaign also. खबर तो समझिए में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।